हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम देखने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 1 का एक्चुअली, और थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन क्लास। बेसिकली हमारा ये क्लास नंबर 1 है रिवीजन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज है अबैंडन वर्किंग्स। अबैंडन वर्किंग्स क्या होती हैं, है ना। आपको जो रेगुलेशन में लिखा है ये उससे अलग मैंने थोड़ा लैंग्वेज में लिखी हुई है यहाँ पे हर एक चीज, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मार्कर चालू होंगे क्या? अबैंडन वर्किंग। अबैंडन वर्किंग क्या होता है? ऐसी वर्किंग्स जिनको अबैंडन कर दिया गया है, मतलब कि बंद कर दिया गया है, उनमें काम नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखना है यार इसमें सीधे सीधे कि इन वर्किंग्स में फ्यूचर में काम नहीं होने वाला है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी काम बंद कर दिया, आगे चल के फिर से काम चालू कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर में भी इनमें कोई काम नहीं होना है, पूरी तरह से काम बंद कर दिया गया है। उसी के साथ अगर हम डिसकंटिन्यूड वर्किंग की बात करें तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या हो जाता है कि किसी कारण से कोई वर्किंग को बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मतलब कि काम चल रहा था लेकिन किसी कारणवश, किसी रीजन के कारण उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया है, कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, या फिर थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए रोक दिया गया है। सबसे स्पेशल बात इन वर्किंग्स की क्या है कि ये इनएक्सेसिबल होती है, मतलब इनमें अपन जा नहीं सकते। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है इसमें कि इनमें फ्यूचर में भी काम हो सकता है, ठीक है। लाइकली टू बी वर्क अगेन, मतलब कि इनमें फ्यूचर में भी काम हो सकता है इन वर्किंग्स में, ऐसा इनका सिस्टम है। उसके बाद तीसरी चीज जो आ जाती है वो क्या है, हमारा डिसयूज्ड वर्किंग। ठीक है, तो डिसयूज्ड वर्किंग क्या हो गया? ऐसी वर्किंग्स जहां पर वर्क को टेम्पररीली स्टॉप कर दिया गया है, मतलब कि कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन हाँ आप वहां जा सकते हैं क्योंकि वो जगह कैसी है, एक्सेसिबल है। और दूसरी चीज डिसयूज्ड वर्किंग में किसको इंक्लूड आप कर सकते हैं? जितनी भी आपकी अनयूज्ड वर्किंग्स है, जिनको अभी तक आपने यूज नहीं किया, ऐसी वर्किंग्स जिनका अभी तक आपने एक्सट्रैक्शन नहीं किया, उन वर्किंग्स को भी डिसयूज्ड वर्किंग में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो अनयूज्ड वर्किंग है वो भी डिसयूज्ड वर्किंग में आ जाती है। और डिसयूज्ड वर्किंग की खास बात क्या है कि इनमें एक्सेसिबल होता है, मतलब कि यहां पर आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं इन जगहों पर। ठीक है, ऐसी इन वर्किंग्स में आप जा सकते हैं, एक्सेसिबल होता है। इनएक्सेसिबल कौन होता है, मतलब कौन सी वर्किंग्स में हम नहीं जा सकते हैं? हम डिसकंटिन्यूड वर्किंग्स में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अबैंडन वर्किंग ये फ्यूचर में भी इनमें काम नहीं होता, बाकी इन दोनों में आगे चल के आप दोबारा से काम चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी 3 टाइप की वर्किंग हो गई। इसी से रिलेटेड एक और टाइप आ जाता है, क्या? गोफ। तो गोफ में क्या हो जाता है हमारा? एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड में कोई भी ऐसी वर्किंग्स जहां से पिलर्स को निकाल लिया गया है ना। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग की जा रही है, या फिर मतलब बोर्ड एंड पिलर माइनिंग की जा रही है और उसमें से क्या किया जा चुका है, अंडरग्राउंड माइंस में से पिलर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। ठीक है, या फिर पिलर के एक छोटे से किसी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ऐसी जगह को गोफ बोल देते हैं। या फिर अगर लॉन्ग वॉल माइनिंग चल रही है तो लॉन्ग वॉल माइनिंग के केस में जहां से पूरी तरह से कोयला निकाल लिया गया है उसको हम गोफ बोल देते हैं। गोफ को वर्किंग प्लेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये साफ साफ रेगुलेशन में लिख दिया है कि भैया गोफ जो है तो एक वर्किंग प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो गए। ठीक है, वर्किंग से रिलेटेड अबैंडन्ड हो गया, डिसकंटिन्यूड हो गया, डिसयूज्ड हो गया और गोफ हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, उसके बाद अबैंडन्ड माइन मीथेन क्या हो जाता है कि भैया किसी जगह से किसी अबैंडन कोल माइन से आप क्या कर लो, नेचुरल गैस को रिकवर करो, या फिर अबैंडन कोल माइंस के किसी भी पार्ट से, किसी भी हिस्से से आप नेचुरल गैस को जब रिकवर करते हो तो उसको अबैंडन माइन मीथेन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सिलरी फैन किसे कहते हैं? ये क्या होता है? ये बेसिकली एक फोर्सिंग फैन होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? एग्जॉस्टिंग फैन भी हो सकता है। फोर्सिंग फैन भी हो सकता है, एग्जॉस्टिंग फैन भी हो सकता है। ठीक है, फोर्सिंग फैन जो आप घर में लगाते हो, एग्जॉस्टिंग फैन वो भी घर में लगाते हो। ठीक है, लेकिन फोर्सिंग फैन आप हवा लेने के लिए लगाते हो, एग्जॉस्टिंग फैन आप किचन में लगाते हो ताकि जो खाना बनने के कारण जो भी झार वगैरह निकलती है वो बाहर जा सके। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस हो जाता है। अब
इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये इस टाइप के ऑक्सिलरी फैन का बिलो ग्राउंड में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए किया जाता है, एक या एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए हम ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बूस्टर फैन की बात करें तो भैया ठीक है, ऑक्सिलरी फैन तो ठीक है, एक या एक से अधिक फेस, ठीक है। बूस्टर फैन किस काम आता है, बूस्टर फैन बेसिकली एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है, जो आप सरफेस पे मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाते हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है वो, वैसा ही मैकेनिकल वेंटिलेटर बूस्टर फैन भी है। पावरफुल तो है लेकिन साइज में छोटा है, और इसकी खास बात क्या होती है, इसे हम अंडरग्राउंड में यूज करते हैं। अब अंडरग्राउंड में कहाँ यूज किया जाता है, पहले किस लिए यूज किया जाता है, तो जो पूरा का पूरा इनटेक और रिटर्न एयरवे में एयर करंट है, हवा जो है, उसको हवा की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर, इनटेक और रिटर्न एयरवे में, ठीक है, किसी भी माइन के या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक। हाँ, तो सबका पहला क्लास है आज, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ थोड़ा डिटेल रहेगा, बहुत सारी चीजें छोड़ छोड़ के पढ़ाऊंगा इसमें मैं, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से वही रिवीजन होगा, ठीक। चलिए, तो इसमें बेसिकली बूस्टर फैन में क्या होता है कि एक मैकेनिकल वेंटिलेटर है, ये पूरे के पूरे इनटेक और रिटर्न एयरवे का जो एयर करंट होता है उसको वेंटिलेट करता है, उसको बूस्ट करता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है बेसिकली। अब ये इनटेक और रिटर्न एयरवे पूरी माइंस का भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इसको रिटर्न एयरवे में लगाया जाता है, जो इसके लिए गाइडलाइंस है उसका रिटर्न एयरवे में, उसको रिटर्न एयरवे में लगाया जाता है, ठीक है। बैंक्समैन, अब बैंक्समैन क्या होता है, बहुत से लोग मेरे वीडियो पे बोले भी है यूट्यूब में कि बैंक्समैन शायद टॉप शाफ्ट के बॉटम में होता है, बट ऐसा नहीं है। जो बैंक्समैन है वो शाफ्ट के टॉप में उसको अपॉइंट किया जाता है, पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए, ठीक है, टूल्स और मटेरियल्स को रेज और लोअर करने के लिए, और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। कहां से, शाफ्ट के टॉप से, ठीक है। देखो रेगुलेशन में सीधे सीधे लिखा है टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन, मतलब शाफ्ट और इंक्लाइन के टॉप पर क्या करना, सिग्नल्स ट्रांसमिट करना, ठीक है, वहां पर सिग्नल्स ट्रांसमिट करना। तो बेसिकली बैंक्समैन जो है वो टॉप पे रहता है, ऑनसेटर जो है वो नीचे रहता है, वो लोडिंग वगैरह देखता है ना, बॉटम में लोडिंग वगैरह सब कुछ देखता है, पर्सन्स को रेज और लोअर करने के लिए यूज होता है। और जो शाफ्ट या फिर इंक्लाइन का बॉटम होता है वहां पर ये क्या करता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। तो बैंक्समैन और ऑनसेटर दोनों के बीच में ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा भैया माइंस के अंदर जाने का मन है कि नहीं है, माइंस के अंदर जाना है ना, तो माइंस के अंदर जाने के लिए अलग अलग हम रास्ते बनाते हैं। हाँ बिल्कुल मिलेगा इसका रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। हाँ, तो माइंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो कैसे जाएंगे, एक तो हम इंक्लाइन की मदद से जा सकते हैं। इंक्लाइन क्या हो जाता है भैया, एक ऐसे आप सरफेस से अंडरग्राउंड के लिए एक ऐसा रोडवे बना लो, ठीक है, तो वही हो जाता है इंक्लाइन। ये एक ऐसा पैसेज है या फिर रोड है जो कि सरफेस से बिलो ग्राउंड में जाता है, ठीक है, या फिर बिलो ग्राउंड से सरफेस तक आता है। तो इंक्लाइंड जो पाथ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंक्लाइन बोल देते हैं। शाफ्ट क्या होता है, ये भी एक टाइप का ओपनिंग है या फिर रास्ता कह सकते हैं, सरफेस से लेके जो बिलो ग्राउंड वर्किंग्स है वहां तक जाने का, ठीक है, या फिर वर्किंग के एक पार्ट से, बिलो ग्राउंड वर्किंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाने के लिए भी जो है तो शाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे स्टैपल पिट हो गया, ये भी एक टाइप का शाफ्ट ही है। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मतलब बिलो ग्राउंड वर्किंग है तो वहां पे एक अलग अलग लेवल्स में हम क्या कर देते हैं, माइनिंग करते हैं, है ना। जैसे इस टाइप का हो गया, ये एक वर्किंग चल रहा है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाके एक वर्किंग और चल रहा है, ठीक है, ये आपका शाफ्ट का बॉटम हो गया, ये आपका शाफ्ट का टॉप हो गया, ठीक। तो ये इस जगह से इस जगह जाने के लिए भी शाफ्ट का ही यूज करोगे आप, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को, ये जो रास्ता होता है, ये जो ओपनिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, शाफ्ट क्यों कहा जा रहा है, और भी क्या चीजें होती है शाफ्ट में, इसमें केज होता है, ठीक है, केज होता है जो कि फ्रीली सस्पेंडेड होता है, ट्रैवल करता है ना वो केज, और उसमें केज में गाइड्स लगी भी हो सकती हैं और नहीं भी लगी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप, अरे चित्र तो नहीं डाले यार,
चलो अगली बार से चित्र भी डाल देंगे। चलो आगे देखते हैं हॉल रोड, है ना। ओपन कास्ट का भी देख लेते हैं। ओपन कास्ट में जो पैसेज होता है, जो रोड होती है आने जाने के लिए, जहां पर मशीनरी चलती हैं, ठीक है, जो कि माइन बाउंड्री के अंदर ये रोड होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हॉल रोड बोल देते हैं, ठीक है। तो हॉल रोड क्या हो गया, माइन बाउंड्री के अंदर ऐसा रोड या फिर ऐसा पैसेज जहां पे मशीन्स चलती हैं, ठीक है, उनको हम हॉल रोड बोल देते हैं। अब बात करते हैं इनसेट की। तो इनसेट क्या है यार, इनसेट क्या है, इनसेट एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है शाफ्ट टॉप और शाफ्ट बॉटम के बीच में, ठीक है। इनसेट क्या है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है शाफ्ट टॉप और शाफ्ट बॉटम के बीच में, ठीक, जहां पर आकर आपका केज रुकता है, आप उतरते हो और अपनी वर्किंग तक जाते हो। यहां पर एक्सकवेशन भी चल रहा हो सकता है, ठीक है। जो इनसेट है, ये शाफ्ट आपका मान लीजिए ये शाफ्ट हो गया, कहां भाग रहे भाई, ये शाफ्ट हो गया। अब यहाँ पे बीच में कहीं आपका वर्किंग चल रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना दोगे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना एक्सकवेशन वाले एरिया में जा सकते हो, अपने वर्किंग तक जा सकते हो, ठीक है। तो ये बीच में क्या हो गया, आपका इनसेट हो गया, ठीक। तो इनसेट क्या हो गया, एक टाइप का प्लेटफॉर्म होता है जहां से आप क्या कर सकते हो, शाफ्ट में ही, ठीक है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो जाके, ठीक। अब बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल्स 2010 के अकॉर्डिंग, जो आपका दिया गया है इसमें रेगुलेशन में, उसकी बात करते हैं, ठीक। तो एक तो हो गया इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स। इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स क्या हो जाता है, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स का मतलब होता है ये एक टाइप का ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स जिनमें अगर स्पार्किंग होती है ना, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम, आपके जो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलने वाले सामान हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि अगर उनमें कहीं भी गलती से स्पार्किंग होती है तो उनकी स्पार्किंग में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती, उनकी कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो जो आसपास का गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है, मीथेन गैस है, उसको इग्नाइट कर सके, उसको जला सके और उससे एक्सप्लोजन हो, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, तो इनका डिजाइन क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि भैया स्पार्किंग हो तो हो लेकिन ब्लास्ट ना हो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। अगला है फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स। फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स क्या हो जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है वो इंट्रिंसिकली सेफ नहीं है ना, मतलब कि उसमें स्पार्किंग होगी तो उसके कारण क्या हो सकता है, जो इनफ्लेमेबल गैस है वो एक्सप्लोड हो सकता है, ठीक है, आसपास आग पकड़ सकती है स्पार्किंग होने के कारण। तो ऐसे ऑपरेटर्स, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स को अगर हम क्या कर दें, एक डब्बे में पैक करके रख दें, ठीक है, तो अगर हमने उसे डब्बे में पैक कर दिया और ऐसे डब्बे में पैक किया है कि उसके बाहर स्पार्किंग अगर होती है अंदर ही डब्बे के अंदर, तो डब्बे के बाहर वो स्पार्क नहीं जाएगा, बाहर के एटमॉस्फेयर में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम क्या बोल देते हैं, फ्लेम प्रूफ ऑपरेटर्स बोल देते हैं। चलो अब इसी बात पे एक और हो जाता है, स्टैटिस्टिकली सेफ ऑपरेटर्स क्या होता है। एक होता है ना स्टैटिस्टिकली सेफ ऑपरेटर्स, ये आपको कहीं ये जो आपका कैप लैंप होता है वो स्टैटिस्टिकली सेफ होता है। क्या खास बात होती है स्टैटिस्टिकली सेफ ऑपरेटर्स में, चलिए तब तक आंसर दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग क्या होता है, जब 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ का हम क्या कर देते हैं, 3 मीटर से ज्यादा डेप्थ की जब हम ड्रिलिंग करते हैं और फिर उसी ड्रिल किए हुए होल को जब ब्लास्ट करते हैं ओपन कास्ट माइंस में, तो उसे डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी कोल सीम का जनरल एटमॉस्फेयर है, आपकी कोल सीम का जो जनरल एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इवन की आपका एक तो कोल सीम में जो जनरल एटमॉस्फेयर हो गया, मतलब कि आपकी गैलरीज वगैरह में, है ना। दूसरा चीज जो रूफ में कैविटीज हैं, मतलब कि जो रूफ में क्रैक्स हैं, ठीक है, उन क्रैक्स में या फिर कहीं पे भी थोड़ा सा जगह बना हुआ है, ठीक है, तो उन जगहों में जो मतलब दरार वगैरह है, कुछ भी है, तो वहां पर जो हवा भरी होती है वो भी, है ना। तो आपकी कोल सीम में जो हवा है प्लस रूफ में छत की जो कैविटीज है उसमें जो हवा है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल बॉडी ऑफ एयर बोलते हैं। हाँ,
अब जनरल बॉडी ऑफ एयर में कहां की हवा को इंक्लूड नहीं किया जाता है? जो आपका सील्ड ऑफ एरिया होता है ना, वहां की हवा को इंक्लूड नहीं किया जाता जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और जो बोर होल्स ड्रिल किए जाते हैं कोल सीम में, उसकी हवा को जनरल बॉडी ऑफ एयर में इंक्लूड नहीं किया जाता। हाँ, बेसिकली यहाँ पे जो कैप से स्टैटिस्टिकली सेफ ऑपरेटर्स होते हैं, उनमें खास बात क्या होती है कि फ्यूज लगा होता है। इतना सा चीज बस याद रखिए कि इनमें खास बात क्या होती है, फ्यूज लगा होता है। और ये फ्यूज जैसे अपन के घर में फ्यूज लगा होता है, तो फ्यूज क्या होता है कि यार मान लो फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज उड़ जाता है तो आप नया फ्यूज लाके लगा देते हो, छोटा सा वायर ही तो होता है ना। तो जैसे ही फ्यूज उड़ता है आप नया फ्यूज लाके लगा देते हो। अब तो खैर अपन के घर में एमसीबी वगैरह यूज होने लगा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन पहले के टाइम में फ्यूज का इस्तेमाल होता था, पतली सी तार होती थी, वो जल जाती थी तो नई तार लगा देते थे। तो जब अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आती कैप लैंप में, तो उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो आपको पूरा का पूरा कैप लैंप प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या हो जाता है, आप सिर्फ वो फ्यूज चेंज कर दो, समझ रहे हो। तो यही खास बात होती है स्टैटिस्टिकली सेफ ऑपरेटर्स की, ठीक। तो ये चीज आप याद में रख सकते हो। चलो आगे देखते हैं। चलो तीनों गैसीन देख लेते हैं बारी बारी से, बड़ा ही आसान है, ठीक है। पूरा मत पढ़ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, क्या करोगे पढ़ के लिख के, है ना। छोटा सा एग्जाम है, निकाल लोगे आप लोग, तो वैसे भी टैलेंटेड लड़के हो सबके सब। चलो परसेंटेज, इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जब जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1 से कम हो, ठीक है। इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री गैसीसीन बोलते हैं, ठीक। अगर रेट ऑफ एमिशन की बात करें, तो 1 टन कोयला निकालने पर जो इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है 1 मीटर क्यूब से कम निकल रही है, ठीक है। इन्फ्लेमेबल गैस 1 मीटर क्यूब से कम निकल रही है, तो हम क्या बोल देते हैं, तब भी उसे फर्स्ट डिग्री गैसीसीन बोलेंगे, ठीक है। तो 2 केस याद रखिएगा सभी का। और इसमें क्या है, इसमें दोनों केस में कम है, ठीक है। 0.1% से कम है इन्फ्लेमेबल गैस का परसेंटेज जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और रेट ऑफ एमिशन भी 1 मीटर क्यूब से कम है 1 टन कोयला उठाने पर, या फिर 1 टन प्रोडक्शन करने पर, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड डिग्री गैसीसीन की, तो सेकेंड डिग्री गैसीसीन में क्या हो जाता है भैया, ये जो 0.1% बोला है, तो ये जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। सेकेंड डिग्री ऑफ गैसीसीन में क्या हो रहा है, 1% से ज्यादा, 0.1% से ज्यादा क्या मिल रहा है, मीथेन गैस पाई जा रही है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि जो रेट ऑफ एमिशन के बारे में अगर कभी कोई पूछ लेता है तो क्या बताओगे कि जो 1 टन कोयला उठाने पर या फिर 1 टन का प्रोडक्शन करने पर 1 मीटर क्यूब से लेके 10 मीटर क्यूब तक का जो है तो इन्फ्लेमेबल गैस निकल रही है। मतलब कि 1 मीटर क्यूब से तो ज्यादा है, लेकिन 10 मीटर क्यूब से कम है, ठीक है, इसके बीच में है, ठीक। तो उस केस में हम सेकंड डिग्री गैसीसीन बोल देते हैं। थर्ड डिग्री गैसीसीन में सिंगल कंडीशन है कि भैया 1 टन कोयला प्रोडक्शन करने पर या फिर 1 टन कोयला उठाने पर, रेज करने पर 10 मीटर क्यूब से भी ज्यादा क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस हो रही है। माइनिंग डाइजेस्ट बुक में गलत दिया हुआ है थर्ड डिग्री गैसीसीन का, तो जिसने भी पढ़ा हो वहां से तो सही कर लेना, जो भी पढ़ रहे हैं उसको। चलिए अब वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, कभी कोई पूछ लिया। हाँ, इन्फ्लेमेबल गैस आप मीथेन गैस को ही बोलिए, उसके अलावा तो कोई गैस अलग से पाई नहीं जाती जो कि इन्फ्लेमेबल। हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अब कोई भी गैस हो सकता है, तो इसलिए वहां यहाँ पे पर्टिकुलरली जो अपना क्या कहते हैं CMR है, उसमें पर्टिकुलरली मीथेन गैस को नहीं बोलता है, ठीक है। कि पता चला दूसरी गैस से एक्सप्लोड हो गया तो आप तो बोल दोगे कि ये तो बताया नहीं गया हमको, है ना। तो इसीलिए उसने पर्टिकुलरली किसी को नहीं बोला कि मीथेन गैस है, इन्फ्लेमेबल गैस। लेकिन ज्यादातर हम लोग क्या मान के चलते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं मीथेन गैस, ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हो सकता है हाइड्रोजन गैस भी हो, उसके कारण भी तो एक्सप्लोजन होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी चीज को आप मत मान के चलिए, मतलब कहिएगा नहीं किसी से अगर कोई पर्टिकुलरली पूछता है। बाकी नॉर्मली अपन मीथेन गैस ही मान के चलेंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। तो सीधा सा आंसर है इसका, माइंस का ऐसा पार्ट
जिसका खुद का इनटेक है, खुद का रिटर्न है, उसे वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ माइंड विच हैज इंडिपेंडेंट इनटेक एंड रिटर्न एयरवे। ठीक है, जिसका खुद का इनटेक है, खुद का रिटर्न है, उसको हम क्या बोल देते हैं, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट या फिर पैनल बोलते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, परमिटेड एक्सप्लोसिव। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटेड एक्सप्लोसिव? क्या होता है परमिटेड एक्सप्लोसिव? तो ऐसे एक्सप्लोसिव्स जो कि एक्सप्लोड होने पर फायर डैम्प को या कोल डस्ट को एक्सप्लोड नहीं करते हैं। मतलब उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो क्या कर सके, आसपास जो इन्फ्लेमेबल गैस है, मतलब कि जो मीथेन गैस है बेसिकली, यहाँ पे देखो फायर डैम्प स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि मीथेन गैस की बात कर रहा है। जब फायर डैम्प बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है मीथेन गैस है। ठीक है, तो फायर डैम्प जो है तो मीथेन गैस को ना तो ये क्या करेगा, इग्नाइट करेगा, इग्नाइट मतलब जलाएगा नहीं। दूसरा और क्या, किस चीज की क्षमता नहीं होती इसमें कि आसपास जो कोयला पड़ा है डस्ट के फॉर्म में, उस कोयले को भी ये इग्नाइट नहीं करता है, ये जलाता नहीं है। इसकी सबसे खास बात यही होती है। इसका डिजाइन इस तरीके का होता है ना यार दोस्तों, कि मतलब आपको वो ब्लास्ट होने पर वो इतना ज्यादा क्या करता है, स्पार्क या फिर हीट बोल सकते हो, स्पार्क तो नहीं, हीट जो है वो जनरेट नहीं करता है। और हीट नहीं जनरेट करता उतना ज्यादा कि भैया आपका मीथेन गैस क्या हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए अगर गलती से मीथेन गैस आसपास हुई तो। ठीक है, बहुत जल्दी। और जो जनरेट भी होता है तो बहुत कम समय के लिए जनरेट होता है, जल्दी से ब्लास्ट हुआ, बंद, खत्म काम। ठीक है, चलो अब जब हम ब्लास्टिंग की पे ही घुस गए हैं तो ब्लास्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। मिस फायर क्या होता है ना, कि भैया देखो सिंपल सी बात है, आपने होल को चार्ज किया, एक्सप्लोसिव वगैरह डाल के होल को चार्ज किया, ब्लास्ट किया, लेकिन होल ब्लास्ट, एक आध दो होल कभी कभार हो जाता है, ब्लास्ट नहीं होते, तो उस केस में क्या हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं मिस फायर। ठीक है, ब्लास्ट नहीं होना, जो आपका एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव चार्ज है, वो फेल हो गया, वो ब्लास्ट ही नहीं हुआ, है ना, आपने इलेक्ट्रिक करंट तो दिया, वो ब्लास्ट ही नहीं हुआ, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मिस फायर बोल देते हैं। अब ये कभी कभार किस कारण से भी हो सकता है, मान लीजिए आपने कनेक्शन आपका कहीं गलती से टूट गया, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर दूसरा कारण क्या हो जाता है कि आपका एक्सप्लोसिव ही खराब है ना, इसीलिए एक्सपायर्ड एक्सप्लोसिव वगैरह आप माइंस में कभी भी यूज ना किया करिए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण भी होता है। मेरी माइंस में एक बार हुआ था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण, पूरे के पूरे होल ही नहीं ब्लास्ट हुए, 50 होल में से 25 होल ब्लास्ट हुए, 25 होल बचे रह गए, है ना, तो इसके कारण भी हो सकता है। अगला चीज देखते हैं सॉकेट क्या होता है। अब क्या होता है कि कभी कभार होल में अपन क्या करते हैं, चार्जिंग तो किए, ब्लास्ट भी कर दिए, लेकिन ब्लास्टिंग के बाद क्या होता है कि एक्सप्लोसिव जल गया, तो आपका मान लीजिए जस्ट सपोज दैट ये आपका एक होल है, ठीक है, अब इस होल का मान लीजिए नीचे का हिस्सा पूरा टूट गया, ये नीचे का हिस्सा टूट गया, लेकिन ये ऊपर का हिस्सा थोड़ा बहुत आप जब जाके देखें ब्लास्टिंग के बाद तो आपने बोला अरे ये तो होल ऐसा का ऐसे ही बचा हुआ है ना, लेकिन एक्सप्लोसिव नहीं है इसमें, एक्सप्लोसिव बिल्कुल भी नहीं है, पूरा एक्सप्लोसिव यूज हो चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन ये होल वैसा का वैसा रह गया, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉकेट। क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा डायग्राम गलत बन गया, डायग्राम ऐसा कुछ होगा कि भैया ऊपर का हिस्सा टूट गया, ये वाला हिस्सा टूट गया पूरा, है ना, पूरा बाहर आ गया, इतना हिस्सा रह गया, ठीक, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सॉकेट बोल देते हैं। ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है, एक्सप्लोसिव वगैरह कुछ नहीं पाया जाएगा इसमें। अगला चीज हो जाता है, अब देखिए ये मत सोचिए कि ये तो हमें कट ऑफ वगैरह तो दिया ही नहीं है उसमें, ठीक है, रेगुलेशन में, मैं रेगुलेशन से थोड़ा एक्स्ट्रा जो आपको जहां जहां जरूरत हो सकती है डेफिनेशंस, वो भी इस क्लास में इंक्लूड किया हूं रेगुलेशन के अलावा भी। तो कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होल किसे कहते हैं, ऐसा होल जहां पे प्राइमर, जो आपका प्राइम चार्ज है, ठीक है, वो क्या हो गया है, आइसोलेट हो गया है, बाकी के एक्सप्लोसिव से वो आइसोलेट हो गया। जस्ट सपोज दैट ये आपका होल है, ठीक है, जस्ट सपोज ये आपका होल है, ये आपका प्राइम चार्ज डला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका प्राइम चार्ज डला हुआ है। अब इस प्राइम चार्ज में के ऊपर आपने क्या डाल दिए, अलग अलग एक्सप्लोसिव डाल दिए, और भी एक्सप्लोसिव डाल दिए। प्राइम चार्ज मतलब कि उसमें क्या है, आपका डिटोनेटर डला होगा, ठीक है, डिटोनेटर, ये स्टेमिंग वगैरह भी कर दो यार, नहीं चिल्लाओगे अभी आप लोग, सर स्टेमिंग तो किए नहीं,
ऐसे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उड़ा देंगे क्या। चलो तो ये इसमें क्या डाला हुआ है, इसमें भैया छोटू सा डिटोनेटर डाला हुआ। वो छोटू सा डिटोनेटर जो है जब आपने ब्लास्ट किया तो क्या हुआ कि आसपास मान लो बगल में इसके एक और होल था, वो होल बोला कि बेटा तू मैं पहले तेरे से फूटूंगा, तेरे को बताता हूं। तो वो क्या किया, फूटा और इसको धक्का सा हल्का सा ठुमकिया दिया, मतलब कि हल्का सा धक्का दे दिया बेचारे को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो वायर है ये कट गई, वायर कट गई, करंट नहीं आया, एक्सप्लोसिव वैसा का वैसा पड़ा रह गया। ठीक है, मतलब कि ना ये प्राइमर ब्लास्ट हुआ ना ऊपर के एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुए। तो इससे क्या हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, कट ऑफ। ठीक है, याद रखना, कट ऑफ। हो सकता है ये तार ना कटा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे क्रैक के कारण क्या हुआ हो, ये होल थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया हो। तो ये हिस्सा तो ब्लास्ट हो गया, लेकिन बाकी का ऊपर का एक्सप्लोसिव बचा रह गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज आर देयर मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। कट ऑफ किसे बोलते हैं कि प्राइमर कट ऑफ किसे बोलते हैं, तो सिंपल सी बात क्या याद रखना है, प्राइमर जब बाकी के एक्सप्लोसिव से अलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ होल बोलते हैं। ब्लोन आउट शॉट, ब्लोन आउट शॉट क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि अपन ब्लास्ट किए और जो स्टेमिंग मटेरियल है वो भी साथ में, जो एक्सप्लोसिव है वो भी पूरा का पूरा होल के बाहर आ गया, है ना। मतलब ब्लास्ट ऐसा हुआ कि सब कुछ पूरा का पूरा जो फालूदा टाइप सब कुछ डाल के रखे थे आप, वो सब बाहर आ गया। अब इससे क्या हुआ कि कोयला तो ब्रेक हुआ नहीं भाई, पूरा सामान तो बाहर आ गया, तो ब्रेक तो हुआ नहीं, है ना। तो ब्रेक नहीं हुआ, ऐसे होल को हम क्या बोलते, ऐसे शॉट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लोन आउट शॉट्स। ठीक है, टकीला वगैरह मत याद करना, शॉट्स मतलब टकीला नहीं होता, सिर्फ ब्लोन आउट शॉट होता है माइनिंग इंजीनियर के लिए। ठीक, चलो आगे देखते हैं। पाउडर फैक्टर क्या होता है पाउडर फैक्टर, तो पाउडर फैक्टर क्या होता है, टन्स ऑफ कोल ब्लास्टेड पर केजी ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड, है ना। पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो सिंपल सी बात है, जितना भी टन आपका कोयला प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, कोल का जो प्रोड्यूस हुआ है वो आपका टन्स में होगा, टन्स में होगा, डिवाइडेड बाय मतलब कि भाग दे दें किससे, जितने केजी आपने एक्सप्लोसिव यूज किया है। ठीक है, जितने केजी आपने क्या यूज किया है, एक्सप्लोसिव यूज किया है, वो भी कितने में, केजी में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पाउडर फैक्टर बोल देते हैं। ठीक, तो ये चीज याद रहेगी आपको कि पाउडर फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोल प्रोड्यूस्ड इन टन्स डिवाइडेड बाय एक्सप्लोसिव यूज्ड इन केजी। ठीक है, अगला डिटोनेटर फैक्टर, सेम इसी तरह से है, बस एक्सप्लोसिव जो आप केजी में अभी यूज कर रहे थे उसकी जगह आप क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ डिटोनेटर्स जो आपने यूज किए हैं उससे डिवाइड कर दोगे। एक्सप्लोसिव की जगह क्या लिख दोगे, जितने मतलब कितने केजी एक्सप्लोसिव लिखा था पाउडर फैक्टर में, तो अब वहां पर आप क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ डिटोनेटर्स। इसको नहीं लिखना है, आप क्या लिखना है, कोल, अच्छा भाग रहे हैं यार, अच्छा, कोल जो आपने प्रोड्यूस किया है इन टन्स, ठीक है, और आपके नंबर ऑफ डिटोनेटर्स, उस पर्टिकुलर ब्लास्टिंग में आपने जितने डिटोनेटर्स यूज किए, तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, डिटोनेटर फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। चलिए फिर से रेगुलेशन में कूद के आते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं, हु इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, आप हो क्या, हो, चलो, ऐसा आदमी जिसने 20 साल की उम्र को क्रॉस कर लिया है, मतलब कि अडल्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो अडल्ट हो गया है उसे आप कॉम्पिटेंट पर्सन कह सकते हो। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन है, ये कॉम्पिटेंट पर्सन बना नहीं है अभी। ठीक है, पहली कंडीशन 20 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम। उसके बाद दूसरी कंडीशन कि मैनेजर साहब जब उसे किसी काम को सुपरवाइज करने के लिए, है ना, कि भैया कोई माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है उसका सुपरविजन करो, उसके लिए अगर अपॉइंट करते हैं मैनेजर राइटिंग में, या फिर किसी काम को करने के लिए जब मैनेजर राइटिंग में अपॉइंट करते हैं, तब जाकर वो कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। एक ऑफिशियल भी कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है मेरे दोस्तों, है ना। अगर मैनेजर उसको बोल दे कि हाँ
ओवरमैन साहब आप एक काम करिए, आप जाके आज ये काम देख लीजिए, ठीक है, इसका इंस्पेक्शन करिए या फिर इसका सुपरविजन करिए। तो मतलब कि उस ओवरमैन को मैनेजर ने एक पर्टिकुलर काम बोला है। अब अगर उसे एक पर्टिकुलर काम बोला गया है तो देन ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन एट दैट टाइम। ऑफिशियल है नो डाउट, बट एट उस पर्टिकुलर टाइम पे वो क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन भी है। क्योंकि ऐसे काम हमने क्या पढ़ा रेगुलेशन में, दूसरी कंडीशन के जब मैनेजर राइटिंग में किसी को कोई काम सौंपता है सुपरविजन का या फिर कोई काम करने के लिए, तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा रेगुलेशन के बाहर फिर से आते हैं, है ना, और दो चार चीजें देख लेते हैं कि रिपोर्टेबल इंजरी क्या होती है। रिपोर्टेबल इंजरी क्या होती है, जो सीरियस बॉडीली इंजरी के अलावा जो इंजरी होती है वो रिपोर्टेबल इंजरी होती है, ठीक है, हो गया, यही होती है रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है, यही बता दीजिएगा सबको। तो ये तो वैसा हो गया। एक बार मेरा एक दोस्त ट्रेनिंग में गया था, तो वो क्या करता है ना कि ट्रेनिंग से लौट के आया तो हमारे सर ने पूछा कि बताओ ट्रेनिंग में क्या देखे, तो उसने बोला कोयला। तो वो बोला कि सर बोले कि अरे मतलब क्या देखे, माइंस के अंदर गए सबसे पहले तो क्या देखे, वो बोला कोयला। बाद में मतलब बहुत गरी आए सर उसको कि दिमाग खराब है तेरा, मतलब क्या नशा वशा करके भागता इधर उधर। हम लोग बाहर गए, हम लोग पूछे तू मजाक कर रहा था कि सच में बता रहा था, वो बोला कि यार मैं जो देखा सबसे पहली चीज तो वही है कोयला, कोयला देखा तो कोयला बता दिया उसको, है ना। तो ऐसे ही रिपोर्टेबल इंजरी क्या है, सीरियस बॉडीली इंजरी के अलावा जो होती है, सीरियस बॉडीली इंजरी के अलावा जो इंजरी होती है उसे रिपोर्टेबल इंजरी बोल देते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। और क्या होता है रिपोर्टेबल इंजरी में, जब आदमी जो इंजर्ड पर्सन है वो छुट्टी पर है बेचारा, अपने काम से मतलब छुट्टी ले लिया, और कितने समय के लिए छुट्टी लिया है, 72 घंटे मतलब कि 3 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए छुट्टी पर है, ठीक है, तो रिपोर्टेबल इंजरी में आ जाता है। 72 घंटे या उससे ज्यादा तो रिपोर्टेबल इंजरी। अगर कोई 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में, है ना, मतलब 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए छुट्टी पे नहीं है, उससे कम समय के लिए ही छुट्टी पर है, और 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है उसको लौटने में, है ना, मतलब एक दिन तो कम से कम उसको लग ही जा रहा है लौटने में, वापस से छुट्टी मार रहा है एक दिन का, तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, माइनर इंजरी, मतलब कि 24 घंटे से ज्यादा और 72 घंटे से कम, तो ये क्या हो गया, माइनर इंजरी हो गया, ठीक है। अगला है सीरियस बॉडीली इंजरी। अगर किसी के ऐसी इंजरी जिसके कारण फिर कोई इंजरी नहीं है, नॉर्मल इंजरी है, उसमें तो फिर मतलब कुछ अपन को फॉर्म वगैरह नहीं भरने होते हैं, 24 घंटे से पहले ही आ जाता है, तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर यार जाओ अपना इलाज कराओ चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म हम नहीं भरे जाते। इनमें बेसिकली क्या है, अलग अलग फॉर्म्स नोटिस वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन अलग से कंसिडर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली चोट लग जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ, तो वही केस हो जाता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, चोट वोट लग जाती है तो हम लोग खुद ही इलाज करते हैं। भाई आप ओवरमैन हो, माइनिंग सरदार हो, आप सब लोग के पास फर्स्ट एड किट होता है, आप लोग उसको यूज करके ऑब्वियस सी बात है आप उसको फर्स्ट एड दोगे, है ना। उसके बाद उसका फिर जाके जांच होता है, तब उसके बाद पता चलता है कि कौन सी इंजरी है। अगर नॉर्मल है तो बोल देगा भैया कल जाओ, हो गया, आज की शिफ्ट हो गई, कल से फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नॉर्मल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो सीरियस बॉडीली इंजरी क्या हो गई कि किसी के बॉडी का कोई पार्ट परमानेंटली चला गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मतलब कि कट गया, कुछ भी हो गया, या फिर किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, या फिर किसी के कोई बहरा हो जाता है तो सुनाई नहीं दे रहा उसको, ठीक है। अगली चीज याद रखना, अब आप लोग बोलोगे कि हाँ हड्डी टूट गई तब सीरियस बॉडीली इंजरी में आएगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्योंकि परमानेंट अगर फिजिकल इनकेपेबिलिटी हो गई, ठीक है, हड्डी टूटना अलग चीज हो गई, और तो वो किस में आ जाएगा, रिपोर्टेबल इंजरी में, क्योंकि वो 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए क्या होगा, एब्सेंट रहेगा, लेकिन ड्यूटी में लौट के आएगा। अब ऐसा आदमी जो कि परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, मतलब उसकी हड्डी ऐसी टूटी कि वो जुड़ ही नहीं सकती अब, है ना,
परमानेंटली फिजिकल इनकेपेबिलिटी आ गई, परमानेंट फिजिकल इनकेपेबिलिटी आ गई, वो आ जाता है किसमें, सीरियस बॉडीली इंजरी में आ जाता है, वो किसी काम का ही नहीं रह गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब कोयला पहली बार एक्सपोज किया जाता है, ऐसी कंडीशंस में आप कोयले का जब एक्सट्रैक्शन करते हो पहली बार, और वो कंडीशंस कैसी हैं कि उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकता है। हाँ, टांग टूट गया तब भी रिपोर्टेबल इंजरी भाई, 72 घंटे से ज्यादा के लिए छुट्टी तो मारेगा ही ना, कि 2 दिन के अंदर टांग सुधार के चला आएगा। चलो, तो अगर क्या होता है, कोयले का एक्सट्रैक्शन किए और कोयला ऐसी कंडीशंस में अब आ चुका है, पहली बार कोयले का एक्सट्रैक्शन किया और फिर कोयला ऐसी कंडीशंस में आ गया कि भैया उसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो सकती है। क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वतः कुछ होता है, ग्रीष्म नहीं, वो तो समर वेकेशन हो गया। तो स्वतः हीटिंग जब होती है, खुद से जब हीटिंग होती है, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है उस कोयले में। प्लस वहां से लेके सतह दहन, हाँ जो भी है, उस समय से लेके, उस दिन से लेके जब पहली बार आपको इंडिकेशन मिला कि अरे इसमें तो क्या होते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होना चालू हो गया, पहला इंडिकेशन जिस दिन मिले, तो पहली बार कोयला निकाला था तब से लेके जब आपको इंडिकेशन मिला तब तक का टाइम पीरियड होता है, जो समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज देखते हैं, ग्राहम्स इंडेक्स या फिर ग्राहम्स रेशियो। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है आपके माइंस के अंदर, डिवाइडेड बाय जो भी ऑक्सीजन आप माइंस के अंदर भेज रहे हो, जितना कंज्यूम हो गया है। ठीक है, जो ऑक्सीजन आपने भेजा और उसमें से जो भी ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इनटू फिर 100 कर दीजिए, तो इसके बीच का जो परसेंटेज आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राहम्स रेशियो या फिर ग्राहम्स इंडेक्स। मतलब कि ऐसे आप कर सकते हैं कैलकुलेट ग्राहम्स रेशियो, सीओ, अरे चाचा, सीओ प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय O2 consumed into 100, हाँ into 100, ये आपका केस से क्या निकल आएगा, आपका ग्राहम्स इंडेक्स निकल आएगा। अब ये जो इंडेक्स है, अगर आपका ग्राहम्स रेशियो जो आ रहा है 0.1% से 0.5% के बीच आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 1% आ गया है ना, जब इसका परसेंटेज निकाला तो ये कितना आ गया, 1%, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर 2% निकला तो इसका मतलब कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है वो अब आग पकड़ने वाली है। ठीक है, बस वो अब कुछ समय बाद आग पकड़ लेगी, या फिर 1-2 दिन 3 दिन कुछ समय बाद वो क्या कर लेगी, आग पकड़ लेगी। स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो था ही, अब आग भी पकड़ने वाला है। अगर 3% हुआ तो समझ जाओ कि आग लग चुकी है, भागो भागो भागे बकरे, शेर आया। ठीक है, चलो जेस्टेशन पीरियड, व्हाट डू यू मीन बाय जेस्टेशन पीरियड? ऐसा टाइम पीरियड, ये एक समय होता है, आप भैया माइनिंग स्टार्ट किए, ठीक है, आप पहले दिन से तो आप प्रोडक्शन नहीं करते हो ना, पहले तो आप ओवरबर्डन हटाओगे। तो मान लीजिए अपन का ओपन कास्ट माइंस है, या फिर मान लो कि हमने शाफ्ट बनाना स्टार्ट किया या फिर इंक्लाइन बनाना स्टार्ट किया, कहाँ तक पहुंचने के लिए, कोल सीम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उस दिन जिस दिन ये काम स्टार्ट किया, अब शाफ्ट बनाते बनाते आपको कुछ समय बीत गया, और जिस दिन आप अपना प्रोडक्शन करोगे उस दिन, ठीक है, तो जिस दिन काम स्टार्ट किया था उस दिन से लेके जब तक आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया तब तक का जो टाइम पीरियड है, उस तब तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। बेसिकली जो जेस्टेशन पीरियड होता है ये मेटल माइनिंग के केस में बहुत ज्यादा हाई होता है और कोल माइंस के केस में बहुत कम होता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये तो बेसिकली मेटल माइंस का टर्म है, बाकी याद रख सकते हैं। चलो अब बात करते हैं नोटिसेस की।
तो नोटिसेस में कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए दिया जाता है ये आपका चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, मैं आज आपको बस मेरे पास इतना ही था, तो आज आपको मैं जस्ट एक थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या है। कल अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, रेगुलेशन नंबर 3 में जैसे कि नोटिस ऑफ ओपनिंग की बात करता है तो वो अपन किस में दे देते हैं, फॉर्म 1A में दे देंगे। अगर रेगुलेशन नंबर 6 में बात करें नोटिस ऑफ रीओपनिंग की, तो नोटिस ऑफ रीओपनिंग फॉर्म 1B में देते हैं। 1C में नोटिस ऑफ क्लोजर एंड अबैंडनमेंट। ठीक है, 1D में नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, मतलब कि बंद खुलने और बंद होने का जो नोटिस होता है वो हम किन फॉर्म में दे देते हैं, 1A 1B 1C 1D तक। ठीक है, जो 1 वाले हैं वो सब किसके लिए हैं, माइंस खुलने और बंद होने के। ठीक, अगला अब रेगुलेशन नंबर 7 में जो दिया हुआ है, चेंज या फिर अपॉइंटमेंट या फिर टर्मिनेशन, मतलब कि माइंस का नाम चेंज हुआ, ओनरशिप चेंज हुई, किसी का ओनर एजेंट या फिर मैनेजर का क्या चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, कोई एजेंट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर सर्वेयर इनका अपॉइंटमेंट करना है, या फिर एजेंट मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर वेंटिलेशन ऑफिसर सर्वेयर इनको आपको टर्मिनेट करना है, नौकरी से निकालना है, तो ये सारे फॉर्म्स यहां पर यूज होते हैं। 2 वाली सीरीज के फॉर्म्स यूज करना है, ABCDE 2 सीरीज के फॉर्म्स यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद है ना, तो नौकरी पर रखने और निकालने वाले जो फॉर्म्स है वो भी किस में आ जाते हैं, 2 सीरीज में आ जाते हैं। चलो, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में भर दोगे, फॉर्म नंबर 3 में एनुअल रिटर्न भर देना। ठीक है, और क्या करना है, हाँ, फॉर्म नंबर 4 की सीरीज जो है ABC, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड चीजों को कवर करते हैं जो आपकी रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, कि जो एक्सीडेंट का नोटिस है या फिर जो भी डेंजरस अकरेंस हुआ उसका जो नोटिस है फॉर्म 4A में दे दोगे। अगर कोई भी पर्सन के बारे में बताना है कि हाँ ये इंजर्ड हो गया है, तो कोई भी पर्सन अगर इंजर्ड हुआ है तो उसके बारे में जो डिटेल्स है, उसकी जो नोटिस है आप किस फॉर्म में दोगे, फॉर्म 4B में दोगे। ठीक है, अब इंजर्ड पर्सन मान लो ड्यूटी पे वापस आने वाला है, कुछ समय बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने वाला है, तो उस समय जो आप फॉर्म देते हो, जिस फॉर्म में नोटिस भेजते हो, तो वो किस फॉर्म में नोटिस भेजोगे, फॉर्म 4C में। ठीक है, ये सब चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर के लिए होते हैं, इनको भेजा जाता है। अगला हो जाता है कि नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिसीज, अगर भाई कोई डिसीज पाई गई, कोई आदमी बीमार पाया गया, एक्ट के अनुसार वो डिसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, माइंड रूल्स के अनुसार वो डिसीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उस केस में माइंड रूल्स के अनुसार भी कोई डिसीज पर्सन है, तो उस केस में क्या हो जाता है, मतलब पाया गया कि भैया ये बीमारी तो दिया हुआ है माइंड रूल्स में, तो मतलब कि इसको ये डिसीज है, तो उस डिसीज की एंट्री आपको फॉर्म 5 में करनी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी माइंस में कोई इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के टाइम पर जो इंस्पेक्टर है वो आपकी माइंस में कुछ गड़बड़ियां पाता है, तो वो क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी करेगा आपको। ठीक है, और आपको उस नोटिस के अनुसार फिर वो आपको बताएगा कि आपके माइंस में ये खामियां हैं, इनको पूरा करिए। तो जो जो खामियां हैं वो जिस नोटिस में बताएगा, तो वो नोटिस किस फॉर्म में भरा जाएगा, वो फॉर्म नंबर 6 में भरा जाएगा। जब भी कोई नया मैनेजर आता है, एक माइंस में कोई नया मैनेजर आता है, ठीक है, तो वो जो मैनेजर है उसकी जो चार्ज की रिपोर्ट है, मतलब नया मैनेजर आएगा वो चार्ज लेगा अपने उस माइंस का, तो जो चार्ज की रिपोर्ट है वो किस फॉर्म में भरी जाती है, फॉर्म नंबर 7 में भरी जाती है। इसमें सिर्फ ऑफिशियल्स की बात किया है, कॉम्पिटेंट पर्सन का नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मैं बुक नहीं लाया, बाकी जहां तक है मुझे सिर्फ ऑफिशियल्स के नाम दिखे हैं। एक बार मैं कंफर्म करके संदीप कल आपको बता दूंगा, कल फिर से, क्योंकि ये पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो कल आपको बता दूंगा। तो आज का ये मेरा लेक्चर था, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए माइनिंग ज्ञान। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।